Vande Mataram, dear students. Standard 5 EVS, chapter number 10, video part 2. In the previous part, we learned about a fort of upper court. Today we are going to start our new topic, why this attack. ये हमले अटैक जो होते हैं ना वो क्यों होते हैं, why this attack. So let's begin. While we were all talking, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, यशपाल कॉल अस टू सी द कैनन. यशपाल हमें कैनन देखने के लिए बुला रहा है. कैनन यानी कि तोपे. दैट यू कैन सी हियर, दिस इज अ कैनन. वी ऑल्सो रश देयर टू सी द कैनन. तो हम वहाँ पर बहुत ही जल्दी वहाँ पर देखने के लिए हम जाते हैं. जिल सेज दिस इज़ रियली बिग कैनन. ये जो कैनन है ना, ये जो तोप है ना, वो सच्ची में बहुत बड़ी है. द सेम कैनन बॉल दैट आर ऑन दिस साइड माइट हैव बीन यूज्ड इन इट. दीदी वी वेंट टू नो मोर अबाउट दिस कैनन. दीदी वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस कैनन. तो जिल कहती है कि ये कैनन रियली बहुत ही बड़ी है और उसके अंदर जो कैनन के जो बॉल होते हैं ना, जो फायर करने के लिए कैनन में यूज़ होता है, वो यूज़ होता होगा उसके अंदर. और दीदी को कहते हैं कि दीदी हमें उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना है. यू कैन सी हियर द कैनन बॉल विच इज़ यूज्ड इन कैनन. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैनन के अंदर यूज़ करते हैं ना जो बॉल्स, वो यहाँ पर दिए गए हुए हैं. दीदी सेज, दीदी कहती है द नेम ऑफ दिस कैनन इज नीलम. इस तोप का जो नाम है ना वो नीलम है. फ्रॉम द प्लंडर ऑफ ड्यू मलिक एज वॉज ब्राउड डिश ऑन द ऑर्डर ऑफ सुल्तान बहादुर शाह. नीलम कहती है इस तोप का नाम जो है ना वो दीदी कहती है ये तोप का नाम जो है ना वो नीलम है. दीव ये जो है ना वो दीव के ब्लंडर यानी कि लूटना, ये दीव से लूट के सुल्तान बहादुर शाह के हुक्म से मलिक इयाज ने यहाँ पर लाई थी ये वाली जो तोप है ना वो. द अदर कैनन नेक्स्ट टू इट इज नेम्ड मानेक कैनन. और उसके बाजू में जो कैनन दिख रही है ना आपको, वो है, उसका नाम है मानेक. दिस टू कैनन्स वर यूज्ड इन द बैटल ऑफ 1538 AD बिटवीन सुल्तान ऑफ गुजरात एंड पोर्टुगीज. ये जो कैनन है ना तोपे, ये ईस्वी सन 1538 में गुजरात के सुल्तान और पोर्टुगीज के बीच में जो बैटल हुई थी ना उसमें यूज हुए थे. जिल सेज वाई वर सच अटैक हैपन एट दैट टाइम. क्यों ऐसे जो अटैक थे ना, हमले थे ना, वो होते रहते थे उस समय पर. दीदी सेज, दीदी कहती है इन दोज डे, उस समय पर एम्परर एंड किंग डिड सच अ वॉर. जो एम्परर होते थे ना, एम्परर और राजा यानी कि एम्परर यानी कि सम्राट और राजा यानी किंग्स यानी कि राजा, वो सारे युद्ध उन लोगों के बीच में होते रहते थे. दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम्स. वे चाहते थे कि जो छोटे छोटे राज्य थे ना वो अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में शामिल हो जाए. समटाइम्स टू मेंटेन फ्रेंडशिप, sometimes for marriage between two families, and sometimes also increases their own territory were fought. कुछ समय ऐसा होता था जो अपनी कभी कभी जो मैत्री होती है ना, फ्रेंडशिप, वो निभाने के लिए, कभी कभी दो परिवार के बीच में जो मैरिज हो जाते हैं उसके लिए, और कभी कभी जो राज्य का जो विस्तार होता है ना वो बढ़ाने के लिए ये सारे युद्ध होते रहते थे. जिग्ना सेज आई हैव हर्ड दैट सिद्धराज जैसी आर्मी कुड नॉट एंटर द फोर्ट. मैंने सुना था कि जिस सिद्धराज जैसी की जो सेना थी ना वो किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई थी. थ्रू ही ऑल्सो हैड मैनी सोल्जर्स एंड वेपन. इसके अलावा जब उसके पास तो बहुत सारी सेना थी, बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे वेपन्स थे, फिर भी वो एंटर नहीं कर पाए थे. जिल सेज, जिग्ना
डोंट यू सी द वाइड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ द फोर्ट, क्या आपने नहीं देखा कि जो किले की जो दीवार है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और बहुत ही उसकी चौड़ाई है। इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप वैली नेक्स्ट टू द वॉल, हाउ कुडन द आर्मी एंटर, और उसके अलावा मैप में हमने देखा कि इसके नज़दीक में ही खीण है, बहुत बहुत बड़ी, बहुत लंबी। तो उसके अलावा वो सब चीज़ों से कैसे ऊपर एंटर कर पाएगी उसकी जो आर्मी है ना वो। यशपाल सेज, एंड इफ द आर्मी ट्राइड टू कैम बाय एन अदर वे, then the soldiers hiding in the bastionos can see them for the distance and take measure to avoid attack. To take measure to avoid attack. तो उसके अलावा अगर कुछ दूसरे रास्ते का आने की वो लोग ट्राई भी करते हैं ना, तो बस्टिनोज में यानी कि जो गढ़ होते थे ना, उस गढ़ में छुपे हुए जो सोल्जर्स हैं ना, वो उनको दूर से ही देख के उसके ऊपर अटैक कर देते, तो कैसे आ पाते। यशपाल सेज, एंड इफ द आर्मी ट्राई टू कम बाय एन अनदर वे, तो यशपाल ने, जैसे कि मैंने बोला, यशपाल कहता है कि अगर कुछ दूसरे रास्ते से भी आता ना कोई छुप के, तो बस्टिनोस में छुपे हुए जो सैनिक थे ना उसके ऊपर हमला कर देते। उसके बाद जिग्ना कहती है लेट्स गैस विथ आवर आइज क्लोज, चलो गैस करो कि हमारी आइज क्लोज है। द आर्मी इज कमिंग विद देयर गन ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट, और सोचो कि जो आर्मी है ना, सेना है ना, वो गन के साथ घोड़े पे या हाथियों पे आती है। जिल सेज, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन द बोथ द साइड मे हैव डाइड इन दिस बैटल, वाई डू वेज वॉर। तो जिल कहती है कि कितने सारे लोग होते हैं वॉर के अंदर जो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं ना, दोनों दोनों साइड से, तो कितने लोग मारे जाते होंगे, कितने सैनिक मारे जाते होंगे युद्ध में, है ना। तो लोग युद्ध क्यों करते होंगे, ये सोचता है जिल, ये जिल है ना, वो सोचती है। यशपाल से, यशपाल इसके बाद कहता है अ गन एंड कैनन आर थिंग्स ऑफ द पास्ट, जो गन हो गई, जो कैनन हो गए, वो तो भूतकाल की चीज़ें हो गई। नाउ डेज मैनी कंट्रीज हैव एटम बम्स, अभी तो काफ़ी सारे देशों के पास एटम बम है। अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कैन कॉजेज सो मच डिस्ट्रक्शन, एक ही बम बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक ही बम से बहुत नुकसान नुकसान है ना वो हो सकता है एटम बम से। सो नाउ डे इट इज़ द मॉडर्न वेपन टू यूज इन वॉर विच इज़ cause so much destruction, yes or no? So now discuss this we have to discuss one by one. Here we have 4 questions, so let's see. The first question is, have you ever read or heard of a country invaded another country? Invaded करना यानी कि आक्रमण करना, तो इन्वेडेड अनदर कंट्री और वॉर इन द रिसेंट ईयर, रिसेंट यानी कि अभी के समय में अगर हम देखें तो किसी देश ने किसी देश के ऊपर हमला किया हुआ हो, क्या आपने ऐसा कुछ सुना है। और सेकेंड क्वेश्चन आंसर, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर, और आपको फाइंड आउट करना है कि उसके बारे में रीज़न, वो किस रीज़न के लिए युद्ध हुआ था। व्हाट काइंड्स ऑफ वेपन वर यूज्ड इन दिस वॉर, किस तरीके के जो वेपन्स थे ना, हथियार थे ना, वो यूज़ हुए थे वॉर के अंदर। व्हाट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस, और किस तरीके के डिस्ट्रक्शन यानी कि नुकसान हुआ था उस वॉर में। दिस ऑल वी यू हैव टू डिस्कस, सो लेट्स सी वन बाय वन। So first question answer, a country or a war in the recent year. So your answer is yes, read I read in the newspaper that America had attacked ईरान रिसेंटली, अमेरिका ने इराक के साथ रिसेंटली अटैक किया था इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर। सो you have to write yes, I read in the newspaper that America had attacked Iran recently. सेकेंड, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न, रीज़न क्या था उनका।
सो दिस वॉर हैपन टू एंड टेररिज्म, जो आतंकवाद होता है ना उसको ख़त्म करने के लिए ये वॉर हुआ था. देन थर्ड क्वेश्चन आंसर, व्हाट काइंड्स ऑफ वेपन यूज्ड, किस तरीके के जो वेपन थे ना यूज़ हुए थे. तो वॉर प्लान्स एंड मिसाइल्स वर यूज्ड इन दिस वॉर. जो प्लेन्स थे ना वो यूज़ हुए थे और मिसाइल थे ना वो यूज़ हुई थी. देन फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज व्हाट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि नुकसान कौन कौन से हुए थे उसके वॉर के, उस वॉर से कौन से नुकसान हुए थे ना वो हमें लिखना है. तो मैनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, बहुत सारे सैनिक ने उन्होंने अपना जो मृत्यु हुई थी उनको अपनी जीवन जो है ना वो खो दिया था उस वॉर में. इन दिस वॉर देर वॉज अ लॉस ऑफ पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. जो वो उस वॉर से लोग, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और प्रॉपर्टी होती है ना सारी मिलकत, उसको प्रॉपर्टी को, वेल्थ को, सारे राष्ट्र का जो प्रॉपर्टी थी, वेल्थ थी ना वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. नाउ फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है. द कैनन लाइक अ बिग गन दैट यशपाल सो वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. जो कैनन थी ना, तोप थी ना, वो जो बड़ी बंदूक यानी कि कैनन, जैसे कि कैनन है ना वो देखी किसने, यशपाल ने देखी, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी. सो लेट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट्स सी व्हाट थिंग्स और ऑब्जेक्ट हैव सीन यू मेड ऑफ ब्रॉन्ज. कौन कौन सी चीज़ें आपको ब्रॉन्ज कलर की आपको दिखती है ना वो आपको फाइंड आउट करनी है. जैसे कि यस, अगर हम देखें द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट विच इज़ वी कैन सी इन ब्रॉन्ज. सो स्टैचू, लैम्प्स, बाउल्स, प्लेट्स, ग्लासेस एंड मेडल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज. यस और नो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो किससे बनती है, ब्रॉन्ज से बनती है ना. सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट. द सेकंड, for thousands of years, the tribal people have been used bronze to make many things. जो बहुत सालों पहले जो गांव की जो समुदाय थे ना, यानी कि गांव के लोग, वो ब्रॉन्ज के कुछ कुछ थिंग्स बनाते थे. वन वंडर्स हाउ दे टू कॉपर एंड टिन फ्रॉम द माइंस, melted melted these metals and turn them into the beautiful things. तो आपको क्या लगता है, जो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय पर वे लोग जो ब्रोंज यानी कि तांबा बोला जाता है ना उसका, टीन यानी कि कलाई, तो खदानों में से कैसे बाहर निकालते होंगे और उस धातु को कैसे पिघलाते होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते होंगे उसमें से, उसकी जो शेप होता है ना वो कैसे देते होंगे. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन आंसर. अगर आप देखें जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना वो ब्रॉन्ज से बनाते थे उस समय पर. उस समय पर स्टेच्यू, लैम्प वगैरह उससे बनते हैं अभी के समय के ऊपर. तो उस समय के, अभी के समय में अगर हम देखें तो हम बहुत सारा केमिकल्स यूज़ करते हैं ना, उस बहुत सारा केमिकल यूज़ करके जो स्टेच्यू, लैम्प, जो बाउल्स, प्लेट्स वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं. तो उस समय पर वो मेल्ट करते थे ना कॉपर को, टीन को यानी कि कलाई को हीट करते थे. उन लोगों को हीट कर देते थे, गर्म करते थे एंड मिक्स देम विथ फ्रॉम अ हीटिंग मिक्स फ्रॉम ब्रॉन्ज. और वो सारी चीज़ें वो हीट करके पिघला के वो तांबे को क्या करते थे, मिक्स कर देते थे टीन के साथ. और अंत में वे लोग क्या करते थे, उस लिक्विड को अलग अलग जो मोल्ड्स होते थे ना, यानी कि जो बनाते थे अलग अलग मोल्ड्स में उनको शेप देने के लिए वे लोग उसमें डाल देते थे, ताकि उसकी जो जैसे कि कुछ स्टेच्यू जैसा बनाने वाला हो, कुछ बाउल जैसा बनाने वाला हो, तो पूरा का पूरा शेप उसमें आ जाता था. दिस वे दे आर मेड द थिंग्स फ्रॉम द कॉपर एंड टिन्स. Now next, find out from your elders about some of the things made from bronze that were or
आर स्टिल बीइंग यूज इन योर हाउस। आपके एल्डर के पास जाना है, एल्डर यानी कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके पास जाओगे और पूछोगे कि उस समय पर जो ब्रॉन्ज के जो थिंग्स यूज़ होते थे ना, वो अभी के समय में क्या हमारे घर में यूज़ होते हैं। तो जो ब्रॉन्ज के बने हुए जो थिंग्स होंगे ना, अगर आप ग्रैंड फादर के पास जाओगे, ग्रैंड मदर के पास जाओगे ना, तो उस वो लोग उस समय पर जो यूज़ करते होंगे ना, उस सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि दे आर यूजिंग लैम्प, स्टेचू, प्लेट, बाउल्स एंड ग्लासेस। So you get answer like lamp, statue, plates, bowl and glasses. So this way you have to find out this question answer from your elders. Now next, from this color, try to identify which things are made from copper, which from brass यानी कि पित्तल, कॉपर यानी कि तांबा, एंड विच फ्रॉम ब्रॉन्ज यानी कि उसको कांसा भी बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो उसके रंग से क्या हम पहचान सकते हैं, उसके कलर से क्या हम पहचान सकते हैं। सो इफ़ यू our utensils like the small water pot, dish, spoon, glasses used for the worship of God, है ना, हमारे जो भगवान के पूजा की जाती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, वो सारी चीज़ें होती है वो रेड होती है ना। सो दे आर मेड फ्रॉम द कॉपर। तो वो किससे बनी हुई होती है, कॉपर से बनी हुई होती है। कुछ चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि बिग स्मॉल और बिग वाटर पॉट्स, प्लेट, बाउल, ग्लासेस, लैम्प्स एंड यूटेंसिल्स आर, कुछ कुछ होती है वो येलो होती है ना। सो दे आर मेड फ्रॉम द brass, while some statue, bowl, plates, lamp and medals are made from the bronze. So these all things we can identify by their colors. Now arrangement for water, अब पानी की व्यवस्था। Here you can see wonderful arrangement for water, said यशपाल। यशपाल कहता है कि यहाँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से पानी की जो व्यवस्था है ना वो की गई हुई आप देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। यशपाल बोलता है वो चीज़, और दीदी कहती है, दीदी से दिस इज अडी कडी वाव स्टेप वेल, यानी कि अडी कडी की वाव है, स्टेप वेल है ये। दिस स्टेप वेल इज 310 फीट लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो स्टेप वेल है ना वो 310 फीट लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये पूर्व से पश्चिम 310 फीट लंबी है, और उत्तर से दक्षिण और नॉर्थ टू साउथ 10 to 5 फीट। कितनी है, उत्तर से दक्षिण 10 to 5 फीट है। सो इट्स शोर इज़ वेरी डीप एंड वाइड। तो उसकी जो ऊंडाई है ना, वो जो उसका जो शोर होता है उसको हम किनारा बोलेंगे, है ना। तो और उसकी गहराई जो है ना वो बहुत ही विशाल है। देर आर टोटल 166 स्टेप इन दिस स्टेप वेल। उसके अंदर 166 स्टेप है, यानी कि जो हम स्टेप जो बनाते हैं ना उसके अंदर जाने के लिए, उसके अंदर से बाहर आने के लिए वो स्टेप्स 166 है। पीपल लिविंग देर आर टोटल 166 स्टेप इन दिस स्टेप वेल। उसके अंदर टोटल 166 स्टेप बनाए गए हुए हैं। पीपल लिविंग इन द फोर्ट यूज टू गेट वाटर फ्रॉम दिस स्टेप वेल एज पर देयर नीड्स। जब भी ज़रूरत होती पानी की तो वो इस अडी कडी की वाव से वो पानी का यूज़ करते थे। इस पोर्ट के अंदर जितने भी रह रहे थे ना लोग वो सारे। नाउ टेल, अब आपको कहना है लुक अराउंड एंड टेल हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। जो पम्प्स होता है ना उसको ग्राउंड वाटर से बहुत ही ऊपर कैसे पानी लाया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज़ द वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज़ द वाटर फेच विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली की मदद से हम पानी को कैसे खींचते हैं और बिना बिजली के पानी हम कैसे खींचते हैं। तो these two questions we have to discuss one by one. So first question answer, look around
and tell how the water pumped up from the ground to higher places. The answer is the water that collect underground reaches the wells or step wells. जो अंडरग्राउंड पानी होता है कुएं में और वाव जो होती है ना स्टेप वेल्स में चला जाता है. द वाटर इज पुल्ड अप मैन्युअली इन पोर्ट्स बकेट विथ अ पुली और वाटर व्हील्स. उसको हम पुली की मदद से, जो गड़गड़ी होती है ना वेल्स के अंदर यूज़ करते हैं, रस्से की मदद से हम खींचते हैं, या फिर पोर्ट्स और बकेट्स के थ्रू उसको हम वो पानी जो है ना बाहर निकालते हैं. वाटर इन अ स्टेप वेल is filled in buckets and brought up manually by climbing the step of the well. जो पानी होता है स्टेप वेल के अंदर वो बकेट में वहीं से पानी लेके आने के लिए मैन्युअली हम चल के जाते हैं स्टेप के थ्रू और स्टेप के थ्रू बाहर आते हैं. दिस इज हाउ अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन टू हायर प्लेस. इस तरीके से जो अंडरग्राउंड पानी होता है ना उसको हम हायर प्लेस के ऊपर लेके आते हैं. तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे. नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. तब तक ये वाला वीडियो आपको अच्छे से देख के लर्न कर लेना है. तब तक के लिए वंदे मातरम. टेक केयर.